So let's come to the infrastructure sector, and the first topic in this is digital public infrastructure. तो इंडिया ने अभी लॉन्च किया है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड। कब लॉन्च किया है? वर्चुअल G20 लीडर्स समिट हुआ था तब लॉन्च किया है। अब सोशल इम्पैक्ट फ़ंड की बात करें, वो फ़ंड जो हमारे सोशली इम्पॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल आप रोडवेज़ में कर रहे हो, आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हो, आप रेलवेज़ में कर रहे हो, जो हमारे सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इम्पैक्ट फ़ंड। हम अभी पढ़ेंगे क्या होता है। तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल डिजिटल मतलब इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी जो है ये वन ऑफ द 3 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर्स में एक है, जो कि G20 न्यू लीडर्स समिट हुआ था और तब लाया गया था, डिक्लेयर किया गया था। अब इसमें अदर 2 डिलीवरेबल्स कौन कौन से हैं? फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग DPI एंड मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर DPI, डेवलपिंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। अब ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एम इसका क्या है कि जितना भी नॉलेज गैप है रिलेटेड टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कम करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका गवर्नेंस करना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हर कंट्रीज से आएगा और ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि DPI इस्टेब्लिश करते हैं। और फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स भी लाए जाएंगे, मैच्योरिटी स्केल, सोर्स कोड एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब इंडिया में अगर बात करें, अगर पूरे ग्लोबली बात करें तो 54 DPI फ्रॉम 16 कंट्रीज़ में है, ठीक है, करंटली। अब आते हैं सोशल इम्पैक्ट फ़ंड की। तो सोशल इम्पैक्ट फ़ंड क्या होता है? गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव होता है, जहाँ पे DPI इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्लोबल साउथ में उसको फास्ट ट्रैक करेंगे। और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में और एक्सेलरेट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज थ्रू DPI। इंडिया ने प्लेज किया कि 25 मिलियन USD जो है SIF को देंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल इम्पैक्ट फंड। नाउ लेट्स कम टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है जहाँ पे शेयर डिजिटल सिस्टम जो कि सिक्योर, इंटरऑपरेबल, ओपन स्टैंडर्ड बिल्ड करेंगे रिलेटेड टू मतलब और इक्विटेबल एक्सेस करेंगे टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज एट सोसाइटल लेवल। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले डिजिटल आता है, तो रिमोट, पेपरलेस, प्रेजेंस लेस सर्विस डिलीवरी करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एक्सेस इंक्रीज़ करना है, डिजिटल रेड रूट्स क्रिएट करना है। फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट का जो भी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एनेबलर्स फॉर नेशनल स्केल इनोवेशन, ecosystem led implementation and ecosystem level impact. So this is all about digital public infrastructure. अब what are the key pillars? Key pillars यही है कि open, interoperable, extensible, scalable technology build करना है, governance framework को introduce करना है, robust करना है और local system को resilient बनाना है। फाउंडेशनल एलिमेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग DPI में 3 फाउंडेशनल सिस्टम है, आइडेंटिफाई, पेमेंट एंड डेटा एक्सचेंज। और इंडिया के DPI आर्किटेक्चर को इंडिया स्टैक बोला जाता है, जहाँ पे आधार आते हैं, पेमेंट सिस्टम आते हैं, डिजी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंडिया के आर्किटेक्चर में आती है, इंडिया स्टैक में आती है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें तो लॉजिस्टिक का सिंपल मतलब होता है कि आप सोर्स से लेकर जहाँ से सामान उठा रहे हैं और जहाँ तक सामान पहुँचा रहे हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हैंडलिंग कैसा है, वो सारी चीज़ें हमारी लॉजिस्टिक सेक्टर्स में आती हैं। अब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पे पोर्ट, स्टेशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसेस जो कि हमारे रोड्स, रेलवे, शिपिंग और इन सब से कनेक्टेड है वो आते हैं। की एस्पेक्ट की बात करें तो 259.5 बिलियन जो है वैल्यू है इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर की 2022 में। इंडिया जो है वर्ल्ड का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, इंडिया उसमें 38th रैंक पे है और 13 to 14% ऑफ GDP जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर कॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया ने पहली एनिवर्सरी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की कंप्लीट की है। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की अगर बात करें तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में लॉन्च की गई थी, अनाउंस की गई थी और सिंपल उसका मतलब था कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उनका सीमलेस फ्लो हो इन द कंट्री में और इंडिया के गुड्स के कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करे ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में। विजन यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाए थ्रू
इंटीग्रेटेड सीमलेस एफिशिएंट रिलायबल क्लीन सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक नेटवर्क। टारगेट यही था कि जितना भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है बाय 2030, इंप्रूव करना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग इंडिया का, और क्रिएट करना है डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के थ्रू जो है इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा इन वेरियस स्पेसिफिक सेक्टर्स। 8 एक्शन प्लान लिए गए इसके अंदर। पहला चीज़ डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम को इंटीग्रेट करना, फिजिकल एसेट्स और बेंचमार्किंग को स्टैंडर्डाइज करना, लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्टेट का इंगेजमेंट कराना, एक्सपोर्ट एम्पोर्ट लॉजिस्टिक्स को एनहांस करना, सर्विस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क बनाना, सेक्टोरल प्लान बनाना फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक, और डेवलपमेंट जो है लॉजिस्टिक पार्क्स का उसको फैसिलिटेट करना। सो दीज आर द 8 एक्शन प्लान जो हमारे लिए गए। अब प्रोग्रेस की अगर बात करें तो डिजिटलाइजेशन की बात करें तो ओवर 1614 इंडस्ट्रीज प्लेयर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं ऑन द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 34 लॉजिस्टिक रिलेटेड डिजिटल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है अक्रॉस द डिपार्टमेंट। स्टेट इंगेजमेंट की बात करें तो 22 स्टेट ने अभी लॉजिस्टिक पॉलिसी बना ली है। इशूज़ एंड ग्रीवांस रिड्रेसल की बात करें तो अराउंड 29 बिजनेस एसोसिएशन ने अभी एज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज पोर्टल को लॉन्च किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक सेक्टर्स इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है लीड्स रिपोर्ट 2023 रिलीज़ किया है लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च करती है ऑनलाइंस ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक निकालती है। अब इंडियन वर्ल्ड बैंक ने निकाला था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में, और 2023 में इंडिया का रैंक 38 है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वो 6 डायमेंशन जो है ट्रेड के उन पे रैंक करती है कंट्रीज़ को। पहला है कस्टम, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है एज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, और टाइमलेनेस। लीड्स जो है स्टेट्स और इंडिया का जो लीड्स है वो स्टेट और यूटीज़ को रैंक करते हैं ऑन देयर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। पिलर्स जो हैं इसके क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की बात करें तो स्टेट और यूटीज़ जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर, और एनेबलर्स ऑफ लॉजिस्टिक स्टॉक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। परसेप्शन असेसमेंट की बात करें तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज और ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अब व्हाट आर द फाइंडिंग्स, तो इनिशिएटिव बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ गवर्नमेंट ने लिया। तो 21 स्टेट और 2 यूटीज़ ने अभी स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ बनाई है, और 15 स्टेट और 1 ईटीओ ने लॉजिस्टिक सेक्टर्स को एज अ इंडस्ट्री स्टेटस दिया है। अब टोटल लेंथ जो है रोड और रेलवेज़ की, वो रोड्स की 21% है और रेलवेज़ की 9% है सिंस 2014-15। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लीड्स। नेक्स्ट आते हैं पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो अभी फाइंडिंग्स जो है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव की, उन्होंने हाईलाइट किया कि 2 साल में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हुआ है। अदर इम्पैक्ट्स, अब गति शक्ति मिशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। तो गति शक्ति मिशन की बात करें तो पीएम गति शक्ति मिशन, तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है ये हमको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं इंडिया में, उनको जो भी इकोनॉमिक जोन्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ गुड्स कैरी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं, और उनके लिए जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्लान का यही है कि इकोनॉमिक जोन्स जितने भी हैं उनको जो है लाइक टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल ऑर्डर्स, इनको जो है पीएम गति शक्ति मिशन के अंदर लाया जाए और यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाए जो कि 16 मिनिस्ट्रीज हमारे रेलवे और रोडवेज़ की वो अंदर लाएंगे। प्राइमरी फोकस यही है कि फाइनेंसिंग मेथड को इम्प्रूव करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, टेक्नोलॉजी लेवरेज करना, तो ये प्राइमरी फंक्शन है। स्कोप यही है कि 7 इंजन्स को एनकम्पास करेंगे, जैसे कि रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दिस। अब 6 पिलर्स हैं हमारे पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव के। कॉम्प्रिहेंसिव, पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, जितनी भी वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको एक साथ लाना है, इंटीग्रेट करना है। प्रायोरिटाइजेशन बढ़ाना है प्रोजेक्ट्स का थ्रू क्रॉस सेक्शनल इंटरैक्शन। ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्लानिंग और उनका मॉडिफिकेशन जो भी कर रही हैं, एक्सपेंशन कर रही हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करना है। सिंक्रोनाइजेशन, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है जो भी डिले कर रहे हैं, किस वजह से डिले हो रहा है, किस वजह से क्लैश हो रहा है, उसको सिंक्रोनाइज़ करना, कोऑर्डिनेट करना। एनालिटिकल, एंटायर डेटा को एक प्लेस पे लाना विद GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग विद एनालिटिकल टूल। डायनेमिक की बात करें तो वाइटल इंफॉर्मेशन इंटरवेंशन जो है उनको आइडेंटिफाई करना फॉर एनहांसिंग एंड updating the master plan of department. Okay, now let's come to what are the other impacts of GS Gati Shakti initiative.
गति शक्ति इनिशिएटिव एक्सपीडिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट। तो अभी प्री अलाइन फाइनलाइजेशन जो है उसको रिड्यूस किया है, टाइम उन्होंने रिड्यूस किया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 3 to 4 months था, अब 1 month किया है। इंक्रीजिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी थ्रू प्रोविजनिंग ऑफ डेटा ऑन अपकमिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल जो है जो बिसाग एन ने लॉन्च किया इन अ डायनेमिक जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स लाइक भारतमाला एंड सागरमाला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। नेक्स्ट आते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है अभी अक्टूबर 2023 में कंप्लीट हो गया है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का सिंपल मतलब है कि जितना भी वो रेलवे कॉरिडोर, ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स का सिंपल मतलब है कि ये एक रेलवे कॉरिडोर होते हैं जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और पैसेंजर ट्रैफिक और जो फ्राइट ट्रैफिक होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो जितनी भी कमोडिटीज़ है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनका रैपिड ट्रांसपोर्टेशन हो विद अ हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी और थ्रू रेलवेज़ के द्वारा, तो उसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब इनका सिंपल मतलब है कि एम इनका यही कि इंडिया का रेलवे नेटवर्क जो है जो पैसेंजर को ले जा रहा है वो अलग ले जाएं और फ्राइट ट्रैफिक जो है उसको अलग करें। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जो कि होली ओन गवर्नमेंट बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, वो जो है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस सारी चीज़ें करेगी फॉर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर भी बनाया गया ऑन रेलवे लाइंस ऑफ डीएफसी। रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो डेवलप करेगी डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर, एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ कोल ले जाएगा, कोल को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर होते हैं जिसको फंड कौन कर रहे हैं, जापान कर रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी है, आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। नेक्स्ट आते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है विथ नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, जो कि शाहीबाबाद से दुहाई डिपोर्ट करेगी इन उत्तर प्रदेश। नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन की बात करें, सबसे पहले हम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात करें तो ये एक डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम है जो कि ट्रेन्स में लगा होता है, जहाँ पे रीजनल नोड्स लगे होते हैं इन एनसीआर। ये ऑपरेट करती हैं एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर, पर कभी कभार 180 किलोमीटर पर आवर से भी चलती हैं। अब मेट्रो और इंडियन रेलवेज से डिफरेंट कैसे होती हैं ये, कि ये जो है पैसेंजर को इट कैटर्स टू पैसेंजर लुकिंग टू ट्रैवल रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस जहाँ जाना होता है, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूज़ करते हैं जहाँ पे वो बहुत ही कम स्टॉप पे रुकती है और उनकी स्पीड भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये रिलायबल हाई फ्रिक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं एट अ हाई स्पीड। अब एनसीआरटीसी जो है विच इज़ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल कैपिटल रीजन में। अब नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात करें तो ये जो है 2013 में बनी वो, और ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है और इम्प्लीमेंट करती है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट एनसीआर में। अब कंपोजिशंस की बात करें तो सेक्रेटरी होते हैं अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के नॉमिनी होते हैं, एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं और 4 नॉमिनेटेड डायरेक्टर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली जो भी हमारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना और बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करना थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। तो अभी जो है ये नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन में लगाया गया है फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं कोची वाटर मेट्रो। कोची वाटर मेट्रो की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो है, दैट इज़ कोची वाटर मेट्रो, याद रखिएगा, जिसको पीएम ने अभी इनॉग्रेट किया है। कोची वाटर मेट्रो की बात करें तो ये एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारे बहुत सारी पार्ट्स जो हैं कंट्रीज़ के उनको कनेक्ट करते हैं।
इसमें जो इस बोट जो है ये एक टाइप का बोट है जो वाटर में चलेगा और इस बोट में लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरीज यूज़ की गई हैं जो कि 15 मिनट में चार्ज हो जाएंगी और जल्दी ही लोगों को ट्रांसफ़र कर पाएंगी। तो लिथियम टाइटेनिक ऑक्साइड बैटरीज जो हैं वो सेफेस्ट कमर्शियल एसेसिबल बैटरीज हैं पूरे वर्ल्ड की और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है जिनका लाइफ साइकिल 7 से 10 साल होता है। लास्ट ईयर अगर बात करें तो कोची वाटर मेट्रो को प्रेस्टिजियस गिनीज वर्ल्ड अवार्ड भी मिला था फ्रांस का फॉर बेस्ट कमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट इन द वर्ल्ड। अब अदर सक्सेस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंडिया की बात करें तो सबसे पहले रोरो फेरी सर्विस है, रोल ऑन एंड रोल ऑफ, जहाँ पे व्हीकल्स और पैसेंजर्स का मूवमेंट होता है अक्रॉस वाटरवेज और ये अवेलेबल है मुंबई, गोवा, केरला, ब्रह्मपुत्र रिवर में, आसाम में। फिर रो पैक्स आता है फेरी सर्विस जो मुंबई और मंडवा में है अंडर द ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के अंदर डेवलप की गई है। फिर रिवर क्रूज सर्विस आती है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है गंगा विलास है जो कि रिवर क्रूज टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है इंडिया में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर मेट्रोज। नेक्स्ट आते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया था और वन नेशन वन कार्ड का कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि वन नेशन होना चाहिए और एक नेशन में सिर्फ एक ही कार्ड होना चाहिए जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है एक साथ आप यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। कस्टमर्स जो है, अब इसमें क्या था, इसका सिंपल मतलब कि कस्टमर जो है एक कार्ड, सिंगल कार्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर पेमेंट अक्रॉस ऑल सेगमेंट लाइक रेलवेज़ के लिए, मेट्रोज़ के लिए, बस के लिए, टोल के लिए, पार्किंग के लिए, स्मार्ट सिटी और रिटेल के लिए, हर चीज़ के लिए वो कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये कार्ड में एक चिप डला होता है, ये कार्ड जो है चिप बेस्ड होता है और बैंक इंसर्ट कार्ड्स होता है ऑन डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। ये जो है इसमें डुअल इंटरफेस कार्ड होता है जो हमारे कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन दोनों को प्रमोट करता है। अब कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं, जो भी मनी हमारे सेपरेटली ऑफलाइन अकाउंट वॉलेट में होते हैं जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और लिमिट होता है कि कितने भी नंबर ऑफ, एक लिमिट होती है इसमें कॉन्टैक्टलेस में कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है पर डे कितना होना चाहिए और अमाउंट आप कितना डेबिट कर सकते हो और टॉपअप जो है वॉलेट में वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हो। अब कॉन्टैक्ट इंटरफेस की बात करें तो जो भी मनी है वो आपके सेविंग और करंट अकाउंट से लिंक्ड होगा और PIN नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होगा फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये डेवलप किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब ये वर्क कैसे करते हैं, तो ये कार्ड जो है यूटिलाइज करते हैं इंडिजिनियसली डेवलप पेमेंट इकोसिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे NCMC कार्ड है जो कि रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड ये सारी चीज़ें पेमेंट सिस्टम इशू करते हैं। फिर स्वीकर है उसका स्वचालित क्रिया ऑटोमेटिक फेयर कनेक्शन सिस्टम जो कि CDEC ने डेवलप किया है। फिर स्वागत है, इसको BEL ने डेवलप किया है। अब NCMC चिप जो है कार्ड जो है वो इसमें एक इनबिल्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है जो कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और वो कनेक्ट होता है स्वीकर और स्वागत से टू ट्रांजिट पेमेंट। अब NFC क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एक शॉर्ट रेंज मतलब शॉर्ट रेंज कम रेंज का वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्ट किया जाता है। जितने भी हमारे डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब भी वो एक पास आएंगे, टच करेंगे तो वो जो है कम्युनिकेट कर लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस इज़ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेक्स्ट आते हैं मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। तो इंडिया ने अभी मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है ड्यूरिंग 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जो कि मुंबई में हुआ है। ये प्रिपेयर किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। और पहला मैरीटाइम इंडिया समिट जो है वो 2016 में हुआ था मुंबई में, सेकंड 2021 में और थर्ड जो है अभी हुआ है। अब मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की अगर बात करें तो इसमें 11 इनिशिएटिव्स, 11 थीम्स के अंदर लॉन्च किए गए हैं इंडिया मैरीटाइम सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए। पहला है सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर। तो इसमें बोला कि जितने भी ऑल मेजर 14 पोर्ट्स हैं उनको हमको कार्बन न्यूट्रल बनाना है, ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज़ करना है और हाइड्रोजन प्रोडक्शन का हब क्रिएट करना है। एक इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम भी लॉन्च करना है और 3 पोर्ट्स में ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स भी डेवलप करने हैं। पहला है पारादीप पोर्ट में, दूसरा है दीनदयाल पोर्ट गुजरात में और तीसरा है
हमारा वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में। फिर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात की कि जितने भी पोर्ट हैं उनको मॉडर्नाइज करना है, ऑटोमेट करना है फॉर द फ्यूचर। फिर ग्लोबल प्लेयर इन शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड रिसाइकल, तो जितने भी इंडिया को टॉप 5 ग्लोबल शिप बिल्डिंग सेंटर्स में लाना है। इंडिया का टोनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है, क्वाड्रपोल पोर्ट कैपेसिटी बढ़ानी है। फिर 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओशियन कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर्स को बढ़ाना है। 25 क्रूज टर्मिनल्स जो है मेक इन इंडिया के अंदर बढ़ाना है, टूरिज्म को बढ़ाना है। एनहांस लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक को एनहांस करना है। अदर थीम्स की बात करें तो ऑफर मैरीटाइम प्रोफेशनल सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मैरीटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट, डेडिकेटेड IMO सेल्स बनाने हैं और एनहांसमेंट जो है एफिशिएंसी एनहांसमेंट उसको बढ़ाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 11 जो उसके अंदर लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने अभी हरित सागर, जिसको बोला गया ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस भी बोला गया, 2023 लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है गाइडलाइंस के, तो जितना भी पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड इकोसिस्टम डायनेमिक्स है उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना और नेचर के साथ अलाइन करना है आपको, ठीक है। तो इन्होंने एम्फसाइज किया है कि हमको क्लीन ग्रीन एनर्जी यूज़ करनी है पोर्ट ऑपरेशन के लिए, पोर्ट को कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए ग्रीन फ्यूल्स यूज़ करना है, स्टोरेज और हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से करना है। हाइलाइट्स की बात करें तो पोर्ट जो है इन्होंने गाइडलाइंस में ये बोला कि पोर्ट मस्ट मीट एटलीस्ट 60% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए बाय 2030 और 90% बाय 2047। LNG बंकरिंग स्टेशंस बनाने हैं बाय 2030। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं अराउंड द पोर्ट बाय 2025। ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव को अडॉप्ट करना और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है को एस्पेक्ट्स को जो है हमारे पोर्ट सिस्टम में लाना है। अब ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स की बात करें तो प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स जो है जहाँ पे 2 वर्टिकल्स आते हैं, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव और स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। फिर पायलट प्रोजेक्ट इन इंडिया अंडर IMO ग्रीन वॉयस 2050 प्रोजेक्ट और ड्राफ्ट ग्रीन पोर्ट पॉलिसी। तो दीज आर द ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू दिस, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। नेक्स्ट आते हैं रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। तो रिसेंटली आपने देखा कि उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण रेलवे सेफ्टी का इशू फिर से हमारे न्यूज़ में आ गया। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडिया का रेलवे जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आफ्टर US, चाइना, रशिया, और एंटायर रूट जो है रेलवेज़ का वो 67,000 किलोमीटर्स है। अब रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम की बात करें तो ऑपरेशनल लेवल पे क्या क्या लिया है हमारे रेलवेज़ ने क्या क्या किया है। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम कवच लॉन्च किया, हॉट्स 3X फॉर ट्रैक सेफ्टी, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार लॉन्च किया है, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासोनिक फ्लॉट डिटेक्शन भी लॉन्च किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उन्होंने रेलवे सेफ्टी की कमीशंस बनाई है, रेलवेज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाया है, RPF, ठीक है। अब इशूज़ जो है रेलवे सेफ्टी से, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का डिटोरिएट होना कि जितना भी एक्सपेंस आ रहा है ट्रैफिक अर्निंग से, आप जो है उस एक्सपेंस को कितना यूज़ कर रहे हो, तो वो अभी हमारे यहाँ रिड्यूस हुआ है। डीरेलमेंट जो है 65% ऑफ रेलवेज एक्सीडेंट जो है डीरेलमेंट की वजह से हो रहा है। कंजेशन ऑफ ट्रैक्स की बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर जो है रेलवे ट्रैक्स का वो एक्सीड हो गया बाय 125%, ओके। अब कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की बात करें तो ये रेलवे इंस्पेक्टरेट के अंदर था, फिर उसको रीडिज़ाइन करके कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी बनाया गया 1961 में। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रखा है कि जितने भी हमारे रेलवे एस्टेब्लिशमेंट है उसको इंसुलेट करना है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है। मैंडेट यही है कि सेफ्टी ऑफ रेल की सेफ्टी को बढ़ाना है। स्टैट्यूटरी फंक्शंस भी हैं इनके, जैसे कि इंस्पेक्टोरियल, इन्वेस्टिगेटरी, एडवाइजरी अंडर द रेलवे एक्ट, और इन्वेस्टिगेट करते हैं सीरियन ट्रेन एक्सीडेंट्स को। अब व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर रेलवे सेफ्टी, तो पहला है राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोष। ये एक डेडिकेटेड फंड है जो 2017-18 में लॉन्च किया गया है कि जितने भी बैकलॉग्स हैं हमारे सेफ्टी से, रेलवे की सेफ्टी से रिलेटेड, उसको क्लियर करना। फिर फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ लिंके हॉफमैन बुश कोचेस, तो LHB कोचेस जो है वो फार सेफ़र कंसीडर किए जाते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से। अब एडवांटेज क्या है LHB के, तो हाई कैरिंग कैपेसिटी होती है कि बहुत ज़्यादा लोड कैरी कर सकते हैं।
हायर स्पीड होती है, लो कोरोजन, लो मेंटेनेंस होता है, तो इसलिए LHB कोचेज़ जो है हर जगह आप रखिए। फिर ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये एक वेब बेस्ड IT एप्लीकेशन है जो 24/7 अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन बताएगा रेलवेज से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात करें तो इंटरलॉकिंग हमको हेल्प करेंगे कि जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं वो सेंड ना किए जाएँ ट्रेन्स को। फिर कवच सिस्टम लॉन्च किया, एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे ट्रेन की कोलाइडिंग, जो हमारी ट्रेन लड़ जाती है एक दूसरे से, उसको एलिमिनेट करेंगे। अब कवच की बात करें तो कवच जो है इंडिया का एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि 2012 में 12 से काम कर रहा है अंडर द नेम कॉल्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको कवच नाम दिया गया। ये इंडिजीनियसली डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका सेफ्टी लेवल इंटीग्रल लेवल 4 स्टैंडर्ड्स से फिक्स्ड है। अब ये क्या करते हैं, ट्रेन को प्रिवेंट करते हैं कि वो जो है अगर रेड सिग्नल है तो वो पास ना करें। ट्रेन के बार्किंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देते हैं अगर ड्राइवर फेल हो जाए ट्रेन को रोकने से। कोलिजन जो है ट्रेन के बीच में कम करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं। SOS मैसेज ड्यूरिंग इमरजेंसी तुरंत भेजते हैं और सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम करते हैं ट्रेन के मूवमेंट का। और प्रोबेबिलिटी एरर जो है इनकी 1 है 10,000 ईयर्स में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कवच। नेक्स्ट आते हैं भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी एक इंडिजीनियसली स्टार रेटिंग सिस्टम डेवलप किया है कि व्हीकल्स को जो है स्टार रेटिंग प्रोवाइड्स करेंगे सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो कोलाइड ना करें। मोर ऑन न्यूज़ में बात करें तो ये हमें क्या इनेबल करते हैं कि इंडिया के जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने व्हीकल को टेस्ट करवाएं और उनको 5 स्टार रेटिंग स्केल में इवैल्यूएट किया जाए एज़ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें, ये ओवरऑल असेसमेंट मेथड है जो व्हीकल के सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर व्हीकल के टेस्ट और उनके असेसमेंट प्रोटोकॉल्स को देखता है। ये मॉडल्ड है। अब ये किस लाइन पे बना है, ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है उस लाइन पे बना है जो कि यूनिवर्सल जो हमें प्रमोट करते हैं कि आप एक यूनाइटेड नेशंस मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है उसको अडॉप्ट करिए। अब ग्लोबल NCAP जो है ये एक मेजर प्रोजेक्ट है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन विच इज़ UK रजिस्टर्ड चैरिटी है, ठीक है। अब कंपैरिजन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात करें तो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट और ये सब जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फीचर्स क्या है भारत के NCAP के, जितने भी पैसेंजर व्हीकल हैं जो कि 8 सीटर्स से कम है या 8 सीटर्स तक है, इन एडिशन विद ड्राइवर को भी ऐड कर लो, और जिनका वेट जो है व्हीकल का वो 3,500 kg से ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है और सेल हो रही है, उन पे एप्लीकेबल होगा। कंबस्शन इंजन और CNG इलेक्ट्रिक व्हीकल सब पे जो है टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो ये जो है एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और सेफ्टी असेसमेंट असिस्ट टेक्नोलॉजी, इन सब बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा। और इसके अंदर 3 टेस्ट किए जाएंगे, फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, साइड इम्पैक्ट टेस्ट एंड साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट। और बेस्ड ऑन असेसमेंट 2 सेपरेट स्टार रेटिंग दी जाएगी, AOP एंड COP। पोल इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो सिर्फ उन कार्स में कंडक्ट किया जाएगा जिनमें 3 स्टार्स दिया गया है और उससे अबव स्टार दिया गया है। फॉर्मेट ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग जो है वॉलेंट्री है, बट कार मेकर्स जो है उनको इनकरेज किया जाएगा कि आप जो है अपने मॉडल्स को ऑफर करिए। मतलब आप एक बेस मॉडल को जो है टेस्टिंग के पार्ट पे आप बेस मॉडल को जो है आप टेस्ट करके आप उनको रेटिंग दे दीजिए और उसी हिसाब से बाकी सब चीज़ें होंगी। तो भारत NCAP टीम जो है वो पिक करेगी बेस वेरिएंट मॉडल का, ऑफर थ्रू रैंडम सैम्पलिंग। और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन जो है इंडिया की, उसको मैंडेट किया गया है कि वो जो है टेस्टिंग करेगी व्हीकल्स का अंडर द स्कीम एट इट्स लेबोरेटरीज इन पुणे एंड चक्कन। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट ऑन नेशनल हाईवे। और इन्होंने बोला है कि NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो है वो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स को देखेंगे अप टू 10 लाख पर स्पॉट्स। और जितने भी एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स हैं जहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं वो रिकमेंड कौन करेगा, स्टेट पुलिस चीफ या फिर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रिकमेंड करेगी। शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करें तो जहाँ पे कॉस्टिंग जो है 10 लाख से ज़्यादा आ रही है या अप टू 25 लाख तक आ रही है, वो कंसर्न रीजनल ऑफिस के पास होंगे। शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात करें तो पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ आपको इंस्टॉल करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग, वार्निंग साइंस लगाने हैं, ये सारी जो है शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं।
ब्लैक स्पॉट्स क्या होते हैं? ब्लैक स्पॉट्स वो होते हैं वो रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो कि 500 मीटर स्ट्रेच में होते हैं नेशनल हाईवे में, जहाँ पे या तो 5 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं पास्ट 3 ईयर्स में और 10 फर्टिलिटीज़ हुई हैं इन टोटल पास्ट 3 ईयर्स, तो उनको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। अब आते हैं फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो मेजर पोर्ट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म कल्चर ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। मेजर पोर्ट्स की इंडिया में बात करें तो 13 मेजर पोर्ट्स हैं। कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, JNPT, मर्मुगांव गोवा में है, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, केरला में कोचिन, टुटिकोरिन, वियो चिदम्बरम पोर्ट जो है हमारा टुटिकोरिन, फिर चेन्नई पोर्ट है, एन्नोर, कमरजर पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। तो दीज आर द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो पोर्ट्स में अगर पोर्ट्स इन इंडिया की बात करें तो पोर्ट्स जो है इंडिया में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कितना ट्रैफिक वो हैंडल करते हैं। तो मेजर पोर्ट्स जो हैं और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। माइनर पोर्ट्स जो हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं और वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब हमारे इंडिया में अगर बात करें तो 12 मेजर गवर्नमेंट ओन्ड मेजर पोर्ट हैं और मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट और इंडियन पोर्ट्स एक्ट के अंदर ये गवर्न किए जाते हैं। अब परफॉर्मेंस जो है पोर्ट्स की इंडिया में अगर बात करें तो टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है। टाइम जितना भी हमारा वेजल जो है वो पोर्ट में स्पेंड करता है वो हमारा डिक्लाइन हुआ है। ट्रैफिक जो है हमारा राइज हुआ है। कार्गो हैंडलिंग जो है वो स्टेडली इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग रेशियो भी हमारा कम हुआ है। अब डू यू नो में अगर बात करें तो ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो है इंडिया का दैट इज़ कोलकाता पोर्ट, जिसको श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोला गया। ओनली रिवराइन पोर्ट है हमारे इंडिया का। मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है और हार्बर है। कमराजार पोर्ट जो है और द एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में ओनली कॉर्पोरेटराइज्ड पोर्ट है जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज़ के अंडर। अब एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं पोर्ट्स को फंक्शनिंग के लिए? तो सागर मंथन डैशबोर्ड डेवलप किया गया है कि जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल ऑपरेशन है, पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है, उन सब चीज़ों को रेगुलर मॉनिटर करना है। फिर सागर सेतु ऐप लॉन्च किया रियल टाइम इंफॉर्मेशन वेजल्स के बारे में प्रोवाइड करने के लिए। फिर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, ट्रेड फैसिलिटेट करेंगे। फिर सागर उन्नति डेवलप किया गया है एज अ डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग जितने भी मेजर की पोर्ट्स हैं हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। आई विल स्टार्ट सर्विसेज सेक्टर टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।